हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है आदर्श तिवारी और हम इस वीडियो सीरीज में क्या कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हर एक चैप्टर को एक ही वीडियो में हम अच्छे से यहां पर खत्म करते हुए चल रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करते जाते हैं। तो ये सीरीज जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो बिल्कुल भी चूकना मत एक भी इसका वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो जल्दी से बता दूं आपको मैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का, ठीक है। और एक ही वीडियो में ये मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाते हुए चलूंगा आपको और सब कुछ पढ़ा दूंगा। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी थ्योरम नहीं छूटेगी, और जैसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं वो सब भी यहां पर आप करोगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पढ़नी है यहां पर, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब सर्कल जो है उसमें क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से टर्म्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं और आप लोग देखकर थोड़ा सा चौंक जाओगे कि मैं कितना अच्छा सर्कल यहां पर ड्रॉ करता हूं, ठीक है। बंद हो जा, हट गया ना, हाँ ठीक है। ये देखो क्या सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। तो इतना एक्यूरेट सर्कल कोई भी ड्रॉ कर पाता है क्या? नहीं कर पाता। चलो, अब सर्कल जब ड्रॉ हो चुका है तो इससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो मैं यहां पर देख लेता हूं। तो सबसे पहले तो भैया यहां पर ये सर्कल है। सर्कल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है इसका सेंटर। तो मैंने यहां पर सेंटर बना दिया, ठीक है। अब सर्कल का सेंटर है, सर्कल होता क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, सर्कल को आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे आप एक सर्कल को डिफाइन कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर्कल क्या होता है। तो सर्कल एक्चुअली होता है लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस मतलब कि आप ट्रेस से भी समझ सकते हो उसको, बता रहा हूं कि एक्चुअल क्या मतलब है उसका। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज ट्रेवलिंग on a plane and is always equidistant with a fixed point on the plane। मतलब क्या समझ में आया कि सर्कल जो वो है वो क्या है, लोकस है किसी पॉइंट का जो कि एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है और वो हमेशा कैसा है, इक्वी डिस्टेंट है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, तो ये किस तरीके का बनेगा। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बनाना चाहूं इसको, तो आप बोलोगे कि भैया एक फिक्स पॉइंट बनाओ। सबसे पहले मैंने बना दिया, ठीक है। अब एक पॉइंट है जो कि एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है और वो इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है। कैसा होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं भैया पहले तो पॉइंट यहां था, अब इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है, r है। अब पॉइंट थोड़ा सा आगे गया, अभी भी डिस्टेंस r है, फिर यहां गया, अभी भी डिस्टेंस r है। ऐसे ही करके ये ट्रैवल कर रहा था किसी भी प्लेन में। मतलब ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस मैंने दूर दूर में बना दी है, ये हर एक पॉइंट को कंसीडर करता हुआ चलेगा। अब इसको जब मैं ट्रेस कर दूं, इसका लोकस बना दूं, मतलब कि इसकी पाथ को ट्रेस कर दूं मैं। अगर मैं इसकी पाथ को ट्रेस कर देता हूं, इस पॉइंट की पाथ को, तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक सर्कल। तो लोकस का मतलब उसकी पाथ को ट्रेस करने से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एक पॉइंट था जो कि एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है और वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा इक्वी डिस्टेंट, सेम डिस्टेंस पर रहता है। तो अगर उसकी पाथ को आप ट्रेस करोगे, जहां जहां वो चला उसकी पूरी पाथ को ट्रेस कर लोगे, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल। तो आई होप आपको सर्कल की डेफिनेशन जो वो समझ में आ गई होगी। आगे समझ में, अब चलते हैं इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कौन कौन से और पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन कौन से टर्म्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो भैया सेंटर। अब सर्कल का जब भी आप सेंटर बनाओगे तो उसके सेंटर को हमेशा किससे शो करोगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे, ओ से, ठीक है। एक कन्वेंशन से चलता आ रहा है, कुछ और ले लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पर ओ हम यहां पर दिखाते हैं किसका, सेंटर ऑफ सर्कल। अब एक चीज जो सर्कल को सबसे पहली बार जब आपने पढ़ी तब सबसे पहले आपने पढ़ ली थी, वो क्या था, तो आप बोलेंगे सर वो था रेडियस, है ना। और रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है भैया सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट।
लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये P बोल दिया मैंने। तो ये जो OP है ये क्या हो गया, ये रेडियस है। OP क्या हो गया आपका, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या पढ़ा था, इसके बाद पढ़ा था कि अगर रेडियस को ट्वाइस कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है, तो रेडियस को कर दो डबल, इसको यहां से भैया आगे भी बढ़ा दो, ठीक है। अब इसको मैं बोल देता हूं Q। तो PQ जो होगा, एक सेंटर से जाने वाला लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस के दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है, वो क्या बन जाएगा, तो जो भाई PQ है आपका, वो कहलाता है डायमीटर। एंड डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। बात क्लियर है। कुछ और टर्म्स देख लेते हैं भाई सर्कल से रिलेटेड। इसको मैं थोड़ा सा और ब्लैक कर लेता हूं, इतने से भी मेरे को मजा नहीं आता, इसका कलर थोड़ा और अच्छा करेंगे हम। हुआ नहीं हुआ क्या, हो गया, इतना ही था, सेम था, कुछ चेंज नहीं हुआ। ओके, शायद तो पहले से हो चुका था, ठीक है। तो अब कुछ और टर्म्स देखने हमको, तो मैं सर्कल फिर से बनाता हूं यहां पर। तो अब यहां पर आपको मैं बोलता हूं, अगर मैं सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से सर्कमफेरेंस के दूसरे पॉइंट पर ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट यहां पर बनाता हूं, तो ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, ये जो AB है ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे AB कहलाएगा एक कॉर्ड। क्या कहलाएगा, कॉर्ड। तो AB हो गया आपका कॉर्ड। इसका क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइन करता है। अब इसी पर एक और क्वेश्चन आता है कि भाई लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होगी वो कौन सी होगी। तो आप यहां पर देखोगे कि भाई जो डायमीटर आपने बनाया था, ये जो डायमीटर था आपका, ये भी सेंटर से जा रहा था, बट काम क्या कर रहा था, ये भी काम क्या कर रहा था, सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था। तो जो सेंटर से होकर कॉर्ड जा रही है वो सबसे बड़ी होगी। इसके बाद आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, वो कैसे हो जाएगी, छोटी होते जाएंगे इससे। तो भाई डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल की, ठीक है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। अब जब भी कभी आप एक कॉर्ड बनाते हो किसी सर्कल में, तो सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है। किसमें, दो सेगमेंट्स में। अब जिस सेगमेंट में सेंटर होता है वो सेगमेंट कहलाता है मेजर सेगमेंट। तो ये जो बड़ा वाला सेगमेंट है ये पूरा का पूरा कहला रहा है क्या, मेजर सेगमेंट। ये जो एरिया है पूरा उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये जो छोटा वाला है ये कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ये सर्कल के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, उन दोनों पार्ट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। जिस एरिया में सेंटर होता है वो कहलाता है आपका मेजर सेगमेंट, जिसमें सेंटर नहीं होता वो कहलाता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब ये सर्कल के सर्कमफेरेंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक तो ये दिख रहा है आपका AB, ठीक है, सर्कमफेरेंस, और एक दिख रहा है आपका ये छोटा वाला, ठीक है। ये छोटा वाला। तो यहां पर आप देखोगे जो बड़ा सर्कमफेरेंस है जो कि मेजर सेगमेंट का सर्कमफेरेंस है वो कहलाता है आपका मेजर आर्क, और ये जो छोटा वाला है माइनर सेगमेंट का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस समझते हो ना, बाउंड्री को अपन सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की अगर मैं बात करूं तो कितना होता था भैया, याद है कि नहीं याद है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये जो बाउंड्री है इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है, बताओ। आप नहीं बताओगे तो आपको पता है किससे पूछूंगा मैं
पवन भैया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? आता है ना, बेचारा डर जाता है कि सर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं, लेकिन मैं पूछूंगा वो आंसर भी देगा। हाँ, बहुत अच्छा आंसर बोला इन्हें, 2πr। गलत बोला था, सुनाई तो नहीं दे दिया? इन्हें 2π स्क्वायर बोला था, 2π का ही स्क्वायर कर दिया, रेडियस हुआ ही नहीं उसमें कहीं। 2πr होता है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये जो बाउंड्री होती है ये होता है सरकमफेरेंस, इसको पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल भी आप समझ सकते हो, और ये होता है 2πr, इस पूरे बाउंड्री की वैल्यू। और अगर मैं रेडियस सॉरी एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया होता है πr स्क्वायर। ये सब तो जानते होगे, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। चलो, तो मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है, यहां पर आपको समझ में आ गया है। ये सरकमफेरेंस के दो पार्ट होते हैं, और मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट एरिया के दो पार्ट्स होते हैं, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड कौन कर रहा है? कॉर्ड। जिस सेगमेंट में सेंटर आ रहा है वो मेजर सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में सेंटर नहीं आ रहा है वो माइनर सेगमेंट है। और जब आप बात करोगे डायमीटर की, तो डायमीटर दो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। वो सेमी सर्कल बना देता है, सेगमेंट्स को नहीं, मतलब सर्कल जो बनेगा वो सेमी सर्कल बन जाएगा, सर्कल का जस्ट हाफ। क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा और टर्म्स हम देख लेते हैं यहां पर। तो वापस से आप तो जानते ही हो कि मैं बहुत अच्छा सर्कल बनाता हूं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सेंटर से आपने दो रेडियस यहां पर ड्रॉ कर दिए, दो रेडियस अगर आपने ड्रॉ कर दिए, पिज्जा स्लाइस या केक को जैसे कट करते हो आप लोग, तो वो जो स्लाइस होता है, वो जो शेप है वो एक्चुअल में क्या कहलाता है? तो ये जो दो रेडियस और एक आर्क मिलकर बना रहे हैं, ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और छोटा वाला सेक्टर माइनर सेक्टर कहलाएगा। अब छोटा कैसे पता चलेगा? जहां पर एंगल एक्यूट हो। इस एंगल की बात करोगे, सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है वो कैसा होगा? एक्यूट एंगल, ये कहलाएगा माइनर सेक्टर। और जहां पर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो ये कहलाएगा आपका मेजर सेक्टर। सेक्टर भी दो आर्क्स में डिवाइड करेगा भाई, एक मेजर आर्क और नीचे वाली माइनर आर्क, ठीक है। तो जो पिज्जा स्लाइस होते हैं वो सेक्टर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। बात क्लियर है? चलो अब चलते हैं आगे, एक लास्ट पॉइंट और समझ लो आप इसमें, उसके बाद फिर हम थ्योरम्स पर आ जाएंगे, ठीक है। थ्योरम्स पे आके थ्योरम को जल्दी जल्दी समझ कर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर खत्म। बहुत इजी से चैप्टर है, अच्छे समझते हुए चलना, कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो, आप बोलोगे सर पूछेंगे कैसे? कमेंट सेक्शन पर आकर पूछो ना यार, कोई भी डाउट हो पूछो, मैं बनाऊंगा ना वीडियो उसके लिए, या कमेंट पे भी आंसर दे दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, मत टेंशन लो, ठीक है। चलो, अब अगर एक लाइन में बनाता हूं ऐसी जो सर्कल को दो पार्ट में कट कर कर निकल जा रही है, ठीक है। कॉर्ड का क्या मतलब था? कॉर्ड लाइन सेगमेंट था जो दो पार्ट्स ऑफ सर्कमफेरेंस को टच कर रहा था। अब एक ऐसी लाइन है जो दो पार्ट्स में कट करके निकल जा रही है, आगे तक जा रही है, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है सीकेंट। क्या कहलाती है? सीकेंट, ठीक है। और अगर एक ऐसी लाइन मिल जाए जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही हो ये टच नहीं कर रही है, ये तो ऐसी बना दिया मैंने, ठीक है। सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है, ये एक ही लाइन है, मान लो अब इस चीज को, ये एक लाइन है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। कौन सी लाइन? जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं पर, मतलब अंदर तक सर्कल के अंदर जा ही नहीं रही है, वो बाहर से ही सर्कमफ्रेंस पर बस टच करके निकल गई, ठीक है। उसको कहते हैं हम, जैसे ये है, ये ऐसे टच करके निकल गई सर्कल को, तो ये कहलाती है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। क्लियर है? टेंजेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे आपके यहां थ्योरम्स आने वाली है आगे, उसको समझते हुए चलना अच्छे से। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे रिलेटेड टू सर्कल्स, जितने का काम है आपको यहां पर, अभी वो सारी चीजें आपने यहां पर देख ली हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं थ्योरम नंबर 1 पे। तो क्या बोलती है क्या बोलती है थ्योरम? क्या बोल रही है यहां पर? थ्योरम नंबर 1 है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द
रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट जो है, सर्कल की जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ऐसा इनका बोलना है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहां हुआ भैया? मतलब कि मैं बोलता हूं ये सर्कल है आपका, ये रेडियस है और टेंजेंट यहां से टच करके जा रही है, ये उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमें यहां पर प्रूव करना है, सबसे पहले तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं, ये टेंजेंट पी क्यू है, उस पॉइंट को मैं ओ टी बोल देता हूं। ठीक है, हमें यहां पर क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या प्रूव करना है, तो यहां पर मैं आपको ये लिख देता हूं। ठीक है, तो गिवन चीजें सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या दिया है? टेंजेंट टू अ सर्कल, एक टेंजेंट है सर्कल पर और ये प्रूव करना कि वो परपेंडिकुलर होगी रेडियस पर। तो आपको गिवन है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ जो सर्कल है उस पे टेंजेंट क्या है? पी क्यू है। ये गिवन चीज है आपको, ठीक है, दी हुई है। दूसरी चीज क्या दी हुई है? दूसरी चीज दी हुई है, ये फर्स्ट हो गया, और सेकंड दिया है ओ टी इज द रेडियस, ओ टी इज द रेडियस, ये गिवन है। टू प्रूव क्या है आपको? प्रूव क्या करना है अब आपको? आपको प्रूव करना है कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो आपको यहां पर प्रूव करना है OT इज परपेंडिकुलर टू PQ। OT जो है वो क्या है? PQ पर परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? अब ये जो प्रूव होते हैं ना, थोड़े से थ्योरेटिकल वाली साइड में ज्यादा जाते हैं ये, ठीक है, मतलब इसमें बहुत कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, बट प्रूव करना है यूजिंग थोड़ी बहुत लिटिल बिट अ पार्ट ऑफ थ्योरी। तो कैसे कर सकते हो आप इसको? आप यहां पर बोलते हो कि T एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर PQ जो है वो क्या कर रही है? टच कर रही है, ठीक है। तो आप यहां पर इसका प्रूव करना चालू करते हो, ठीक है। तो आप लिखते हो यहां पर T इज द पॉइंट वेयर PQ टचेस द सर्कल। T पॉइंट है भैया जहां पर PQ जो है वो क्या करती है? सर्कल को टच करती है। अब क्योंकि ये टेंजेंट है तो T के अलावा ये कहीं पर भी और जगह और कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, सर्कल को टच नहीं कर रही होगी, या फिर उसके अंदर से नहीं जा रही होगी। तो सर्कल का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो T है, ठीक है। अब आप यहां पर बोलते हो कि वी नो दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन is the shortest distance between them. क्या समझते हो आप कि भैया परपेंडिकुलर जो होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप बोलोगे कैसे होती है भैया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मान ले हम कि परपेंडिकुलर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? मैंने बोल दिया कि आप मान लोगे? नहीं, आप तो पूछोगे ना यार ये कैसे मान ले। मैं बता देता हूं आपको। क्लास 9 आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा कि जो किसी भी ट्राइंगल में साइड्स ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर या ग्रेटर एंगल इज लार्जर, मतलब कि आपको मैं यहां पर बोलूं एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल है मान लो 30 नहीं बोलते इसको, 60 डिग्री का, ये एंगल है 40 डिग्री का। तो भैया आपको पता है कि 60 के सामने वाला जो साइड होगा AC, वो बड़ा होगा AB से। साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ये पता है। तो कभी भी अगर आपने कहीं पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
तो उसके थ्रू आपसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन पाएगा। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये 90 डिग्री है, तो भैया 90 से बड़ा कोई दूसरा एंगल इस ट्रायंगल में हो पाएगा क्या? आप बोलोगे सर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भैया अगर 90 से बड़ा दूसरा एंगल हो गया तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, 90 के बराबर भी दूसरा हो तो दो एंगल मिलकर ही 180 हो जाएंगे, जबकि तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल में। बात समझ रहे हो? तो भाई 90 सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाला साइड भी कैसा होगा? बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर मैं कोई सा भी साइड बना लूं, मैं बोलता हूं ए बी सी, मैं यहां पर एक और बना दूं ए डी, एक और बना दूं ए ई, यहां पर बना दूं कोई सा साइड ए एफ, लेकिन ये सब के सब जो होंगे ये ए बी से बड़े होंगे। ए बी से कैसे होंगे? बड़े, क्योंकि भैया 90 के ऑपोजिट के साइड बन रहे हैं ये, तो 90 के ऑपोजिट मतलब ये बड़े साइड होंगे ए बी के कंपैरिजन में। इसलिए किसी भी पॉइंट से जब आप इस लाइन सी एफ की बात करोगे, जो डिस्टेंस आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाओगे वो ए बी ही आएगा। इसके अलावा बाकी सारे जो भी एंगल्स, जो भी साइड्स बनेंगे वो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट आ जाएंगे, और 90 के ऑपोजिट लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल बनता है। तो यहां पर सबसे छोटी डिस्टेंस जो आएगी वो कौन सी आएगी? तो वो आएगी भाई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत है तो याद रखना कि कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है एक पॉइंट से लाइन तक, वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अब यहां पर हम बोलते हैं, मान लो, क्योंकि भैया परपेंडिकुलर तो प्रूव करना है, मैं बोलता हूं लेट ओटी परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, और लास्ट में खुद के ही पॉइंट को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा, तो यहां पर मैं बोलता हूं लेट ओटी is not perpendicular to PQ। ठीक है, नहीं है परपेंडिकुलर, या OT परपेंडिकुलर नहीं है, या इससे अच्छा आप लिखो OT is not the shortest side। अब OT शॉर्टेस्ट साइड नहीं है, ठीक है, आप बोलते हो यहां से आपने बना दिया O P Q T R वार, जो भी बनाना है बना दो, OR एक बना दिया OS, आप बोलते हो लेट OR बी द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, अब OR को जब आपने शॉर्टेस्ट बनाया तो आपको दिखता है भाई कि T जो है वहां पर ही टच कर रहा है सर्कल को, बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो तो सर्कल से बाहर होंगे। ठीक है, वो तो सर्कल से कैसे होंगे? बाहर होंगे। यहां पर आप बोलोगे O, यहां पर आप नाम दे देते हो इसका A, इसका B। आप देखते हो कि OT जो है वो खुद रेडियस के बराबर है, क्योंकि वहीं पर भैया टच हो रहा है, ये सरकमफेरेंस पर टच हो रहा है टेंजेंट, तो उस पॉइंट पर रेडियस भी आकर मिल रहा होगा, क्योंकि भाई सेंटर से सरकमफेरेंस तक टच करता है रेडियस, तो रेडियस है OT। तो यहां पर आप बोलोगे OR जो है वो कितना हो जाएगा? OR हो जाएगा OA प्लस AR, OA प्लस AR, OA में AR को जोड़ा तो OR आ गया। बट यू नो दैट OA जो है वो तो OT के इक्वल है, क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OA और OT इक्वल है, तो आप बोल रहे हो यहां पर OR जो है वो OT प्लस AR के बराबर है। अब OT में कुछ चीज जोड़ने के बाद अगर आपके पास OR आ रहा है, देखो OA और OT बराबर थे, तो OR को या तो मैं लिखूं OA प्लस AR, या फिर इसी की जगह OT प्लस AR भी लिख सकता हूं, क्योंकि OA और OT कैसे हैं? इक्वल हैं। अगर OT में कुछ जोड़ने पर OR मिल रहा है तो यहां पर बहुत ही क्लियर ये बात हो जाती है कि OR तो OT से ज्यादा होगा ना, क्योंकि OT में कुछ जोड़ने पर मुझे OR मिला, तो आप बोलोगे देयरफॉर OR ग्रेटर देन OT। ठीक है, ऐसे ही OS को देखोगे तो OS हो जाएगा OB प्लस BS, OB जो है वो OT के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है वो भी, तो OB की जगह OT रख दोगे तो OT प्लस BS हो जाएगा OS, यानी OT में कुछ चीज ऐड करने पर आपको क्या मिल रही है? OS मिल रहा है। तो सिमिलरली आप बोलोगे कि OS भी ग्रेटर देन होगा OT से। तो ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं मिल पाएगा जो कि भैया OT से कैसा हो? छोटा मिल पाए। तो आप यहां पर बोलोगे
Therefore, we can say that as every point except T lies outside the circle. T जो है वो ऑन द सर्कल है, सर्कमफ्रेंस पर आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल, देयरफॉर भैया टी के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? तो आप बोलोगे भैया वो सब बाहर लाई कर रहे हैं, देयरफॉर OT इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द टेंजेंट। टेंजेंट और सेंटर के बीच की कैसी डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आप बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो कौन से पॉइंट, कैसी डिस्टेंस होती है? इससे पहले एक्सप्लेन किया है मैंने आपको पूरा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप बोलोगे देयरफॉर OT इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस Hence, OT परपेंडिकुलर, क्या नाम है टेंजेंट का? PQ। क्योंकि भैया OT से छोटी डिस्टेंस कोई से नहीं आ पा रही थी। OT से छोटी, क्या बात है, राइम भी कर रहा है। OT से छोटी डिस्टेंस कोई से नहीं आ पा रही थी क्योंकि बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर थे, मतलब रेडियस से ज्यादा हो रहे थे वो डिस्टेंसेस, और OT एकमात्र ऐसी डिस्टेंस थी जो कि रेडियस के बराबर हो रही थी, सबसे छोटी हो रही थी। तो भैया जो छोटी डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है। क्यों होती है वो देख लिया है आपने, तो ये प्रूव आपने कर दिया। लिखना है आपको तो लिख लो अच्छे से भैया ये पूरा, ठीक है, ये भी लिख लो। चलो तो नेक्स्ट थ्योरम पर बढ़ते हैं अपन। अब क्या बोल रहा है थ्योरम नंबर 2, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो बोल रहा है अगर लाइन आपने ड्रॉ करी है एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस पे और परपेंडिकुलर है भी वो रेडियस से, तो वो टेंजेंट होगी सर्कल पे। तो भैया इससे पहले वाला जो था ये उसका कैसा है? कन्वर्स है। इससे पहले हमको क्या दिया हुआ था? टेंजेंट है रेडियस है, उल्टा बना दिया मैंने, रेडियस है टेंजेंट है, ठीक है। आपको बताना था रेडियस जो होगा वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, ये बताना था। अब यहां पर ये बोल रहा है कि भैया रेडियस है और एक और लाइन है जो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है रेडियस से, तो वो जो होगा वो क्या होगी? वो टेंजेंट होगी, ये आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करोगे खुद से कि कैसे भैया रेडियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर उसको टेंजेंट आप प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे बताओ? सोचो जल्दी से, कैसे कर सकते हो प्रूव आप? सर्कल बनाओ एक, ठीक है, मैं बहुत अच्छा सर्कल बनाता हूं। सर्कल बनाओ सबसे पहले यार, ठीक है, सर्कल है मान लिया आपने। अब इस पे रेडियस से परपेंडिकुलर एक लाइन खींची आपने, ठीक है, और आपको ये बताना है कि ये क्या है? टेंजेंट है। मतलब कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है, एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलते हो कि गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो गिवन लिखो भैया। गिवन क्या है? OT जो है वो रेडियस है विथ सर्कल O वाले सेंटर O वाले सर्कल का। OT इज द रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। OT क्या है? रेडियस है सर्कल का विथ सेंटर O। तो सेंटर O जिसका है उस सर्कल का रेडियस है OT। अब और क्या चीज दी हुई है? तो हमें दिया हुआ है, इसका नाम मैं TP दे देता हूं, TP दे देता हूं भाई, जो भी लाइन है, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है? लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ अ रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट से आपने एक लाइन बनाई है ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है OT परपेंडिकुलर टू TP, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है यहां पर? टू प्रूव की कंडीशन क्या है भाई? तो आपको यहां पर प्रूव करना है कि TP जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। TP इज द टेंजेंट। आप चाहो तो इस साइड भी एक्सटेंड कर लो, इस साइड भी एक्सटेंड कर लो, और फिर FP नाम दे दो इसका, या जो भी देना है।
अबे हो जा रे। ऐसे करना चाहिए, उल्टे ही बनाता हूं मैं। इसका नाम क्या देना है आपको, क्यूपी दे दो, ठीक है। तो यहां पे आपको प्रूव करना है कि क्यूपी टेंजेंट है। यहां पर भी क्यूपी लिख देता हूं मैं, चलो। कैसे प्रूव करोगे, सोचा अभी तक आपने? सोचा कि नहीं सोचा? सोचा तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दिया करोगे, सर सोच लिया था आपने जब बोला था तब, और आंसर ये होगा, ऐसा बता दिया करो, ठीक है। और 1.5 की स्पीड पे देख लिया करो एटलीस्ट, अगर जल्दी जल्दी आपको देखना होता है तो 2 की स्पीड पे भी देख सकते हो, जैसा आपको लगे, ठीक है। वैसे मैं इतना धीरे बोलता नहीं हूं कि 2 की स्पीड पे देखना पड़े, 1.5 की स्पीड पे देख लिया करो। अब ओटी जो है ये कैसे प्रूव करोगे कि टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पर टच कर रही है और किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है। तो मैं यहां पर बनाता हूं ओ आर, ठीक है। अब क्योंकि OTR जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप खुद सोचकर बताओ कि OR बड़ा होगा कि OT बड़ा होगा। तो अभी जस्ट पहले मैंने समझाया था, आपने देखा होगा कि भैया अगर 90 डिग्री के सामने कोई सा साइड बन रहा है तो वो कैसा होगा, वो बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड बड़ा होगा, यानी कि यहां पर आप बोलोगे, प्रूफ लिखो, इन ट्राइंगल OTR OR इज ग्रेटर देन OT। क्यों भैया? क्योंकि भाई 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो। यहां पर आप क्या लिखोगे, लिखोगे भाई साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। जो साइड ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट होता है वो कैसा होता है, लार्जर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर आपने बोला साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, इसलिए OR OT से ग्रेटर है। दूसरा बना लो, एक और बना लो, यहां पर बोल दो आप SOS। सिमिलरली OS ग्रेटर देन OT। OT सब बड़े हो रहे हैं। अब अगर आपको ये देखा जाए तो भैया OT क्या है, रेडियस है। रेडियस है मतलब T पॉइंट कहां होगा, वो सरकमफेरेंस पर लाई करेगा, ठीक है। आप बोलोगे एज OT is the radius, T lies on circumference, ठीक है। तो भैया T अगर सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है, और ये सब मैं बहुत क्लोज वाले पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, मैं आपको दिखाने के लिए दूर रखता हूं, ये लगभग लगभग मैं बोलता हूं T ही है, उसके पास वाली पॉइंट्स की बात करता हूं, ठीक है। तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं ये दूर बना देता हूं। तो आपने क्या बोला यहां पर कि क्योंकि भैया OT क्या है, रेडियस है, तो T सरकमफेरेंस पर आएगा, और OR और OS जो है वो OT से बड़े हैं। तो भैया S और R तो सरकमफेरेंस पर नहीं आ सकते, क्योंकि सरकमफेरेंस पर आते तो वो तो रेडियस के बराबर हो जाते, मतलब ये सर्कल से बाहर आएंगे। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर S and R lies आउटसाइड द सर्कल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोला भैया, क्या बात है। तो भैया ऐसा कोई सा पॉइंट नहीं आएगा T के अलावा जो कि सरकमफेरेंस पर लाई करेगा। तो आप बोलोगे देयरफॉर देयर इज नो अदर पॉइंट देन T which lies on the circumference तो T के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो सरकमफेरेंस पर लाई कर रहा है, बाकी सारे पॉइंट सर्कल के बाहर हैं। तो भैया अगर एक ऐसी लाइन आप बना रहे हो जहां पर सारे पॉइंट सरकमफेरेंस के बाहर हैं और सिर्फ एक T पॉइंट पर वो टच करके जा रही है, तो क्या हो गया, वो टेंजेंट हो गई वो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसके बाद यहां लिख लेना, देयरफॉर QP is the tangent as it touches the circle at only one point T। इसलिए QP जो हो गई वो क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करती है, सर्कल को टच करती है। क्लियर है? चले आगे।
चलो, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहां पर बोल रहा है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ equals to 13 centimeter. Find the length of PQ. Okay. एक टेंजेंट है PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सर्कल बनाते हैं भैया। ओहो, ये सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सर्कल का सेंटर O, हाँ सेंटर O लिखा हुआ है, चलो मैंने तो बना ही दिया था। अब क्या बोल रहा है, टेंजेंट है PQ और एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का पॉइंट है P जिस पर टेंजेंट है PQ। लाइन सीधी बनी है, थोड़ी सी टेढ़ी है। ज्यादा टेढ़ी होगी क्या, चलो ठीक है जो भी है। अब ये जो है ये लाइन है PQ, ठीक है। क्या बोल रहा है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक अपन ने बना लिया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। मतलब ये जो PQ लाइन है ये एक लाइन से मिलती है, उस लाइन का नाम है OQ। तो एक लाइन है जो कि O से चल रही है और Q पर जाकर PQ से मिलती है, और ये इस तरीके से मिलती है कि OQ की जो लेंथ है वो कितनी आती है, 13 सेंटीमीटर। OQ की लेंथ आती है 13 सेंटीमीटर। आपसे बोल क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ आपको निकालनी है जिसको आप X बोल देते हो। PQ की लेंथ निकालनी जिसको आप क्या बोल देते हो, X बोल देते हो। क्लियर है बात, क्या करना है। अब यहां पर उन थ्योरम्स का काम कैसे आएगा जो अपन ने इससे पहले देखी। हाँ समझ गया, आता है आप लोगों से। आप क्या बोल रहे हो कि हाँ सर पता है, चलो मत मेरे को मत सिखाओ, ऐसा बोल रहे हो ना आप। हाँ ठीक है, समझ गया। आप बोल रहे हो कि भैया इससे पहले हमने पढ़ा था कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप बोलोगे OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, सबसे पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिखो। अच्छा, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही लिखने की आदत बना लो। क्या बना लो, आदत बना लो। ठीक है, तो गिवन क्या है, तो गिवन है सबसे पहले तो भैया क्या गिवन है, गिवन है OP इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, OQ इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है, फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ PQ। ठीक है, तो PQ कितना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो उसको मैंने X ले लिया, तो आप बोलते हो लेट PQ इज इक्वल्स टू X। अब इन ट्राइंगल OPQ आप बोलते हो OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब यहां पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the tangent at the point of contact। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पवन बताओ, भाग गया पवन डरता है एकदम, आता है अंदर और भाग जाता है। वो डरता है कि मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, आंसर जबकि सही देता है। आप लोग बोल भी रहे थे ना एक बार कि सर फेस रिवील करो, उसका ग्रैंड फेस रिवील एक वीडियो बनेगा। ठीक है, अच्छा ऋतिक से कम नहीं है हमारा पवन, है तो एकदम टैलेंटेड। फेस से ही उसके टैलेंट जो है वो टपकता है और झलकता भी है। ठीक है, तो यहां पर जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आए, दो साइड्स आपको पता है, तीसरा साइड आपको निकालना है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बच्चा जानता है कौन सी थ्योरम लगेगी, कौन सी लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ये पता है हमें, क्या पता है हमें कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाँ पता है मुझे कि परपेंडिकुलर और बेस आप अभी बता नहीं सकते जब तक हमारे पास रेफरेंस एंगल ना हो, लेकिन हाँ ठीक है, जनरली हम यही बोलते हैं ना भैया, ओपी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, एक परपेंडिकुलर एक बेस है, इन दोनों का सम करोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये पढ़ा है हमने, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर ओपी कितना है, ओपी है 5 स्क्वायर। ये पहले अपन कर क्या करना है, पी क्यू स्क्वायर निकालना, तो पी क्यू को मैंने एक्स लिया हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी को वहां भेज देता हूं, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस ओपी है 5, तो 5 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर 169 माइनस 25 यानी कि 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो भैया x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यही बोला था हमसे निकालने को कि भैया पी क्यू की लेंथ निकाल कर बताओ। पी क्यू की हमने x ले लिया था, x की वैल्यू कितनी आई 12 सेंटीमीटर। कैसे आई, तो पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग गई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे था, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसको लिख लो, अगर आपको लिखना है तो जल्दी से फटाक से लिखो। चलते हैं आगे। तो आगे क्या बोल रहा है भैया, एक क्वेश्चन अपने पास फिर से क्या आ गया है, अ लाइन थ्रू सेंटर ओ। अब तो इसके लिए यूज टू हो गए होगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम लगकर खत्म हो जाएगा। अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल एट क्यू सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड ओ क्यू। सबसे पहले सर्कल बनाओ यार, उसके बाद पढ़ते हैं समझते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या बोल रहा है, इतनी अंग्रेजी झाड़ रहा है। चलो, सर्कल बनाया, सेंटर बनाया ओ। अब पढ़ते हैं, अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर कट्स द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल एट क्यू। ठीक है, ये ओ है, ये पी पॉइंट है जिस पर एक टेंजेंट है। अब सर्कल से जो लाइन है, इसको ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ा दिए, यहां तक बढ़ो, यहां तक बढ़ो। ठीक है, सर्कल से जो लाइन है वो इसको क्यू पॉइंट पर कट कर रही है। ठीक है, अब रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये भैया 7 है। ठीक है, और पी क्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, ये जो पी क्यू पॉइंट है 25 है। आपको दिया हुआ है क्या क्या, आपको दिया हुआ है अपना बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, और आपको हाइपो निकालना है, ओ क्यू निकालना है। लगा लो ना भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। अब गिवन टू प्रूफ वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखते आता होगा। आपको पता है ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। क्यों है, क्योंकि भैया रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो भाई क्या बोलोगे आप, यहां पर ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको। ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ये कितना हो गया 49 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 इज इक्वल्स टू ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, 49 प्लस 625 कितना हो जाएगा ये, हो क्यों मुझे लग रहा है कि गड़बड़ होगा ये, वो ऐसा लग रहा है। यहां पर ये 24 होना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है। ये पी क्यू जो होगा ये 24 होगा यार। ठीक है, पी क्यू 24 होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट जानते हो ना, तो वही होगा, ये पी क्यू जो होगा 24 होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहां पर टाइपिंग में। सोचो अपन क्वेश्चन को ही सही कर देते हैं, इतने सही तरीके से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 24 का स्क्वायर होना चाहिए, ये हो जाएगा 576, ये 24 का स्क्वायर। पाइथागोरन ट्रिपलेट तो जानते ही हो ना आप लोग भैया। 3 नंबर जो
पाइथागोरस जो ट्राइंगल है उसमें आते हो, मतलब कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फॉर्म करते हो, ठीक है। तो यहां पर एक अगर 7 है, दूसरा 24 है, तो तीसरा आता है 25। कैसे आता है वो बता रहा हूं। 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 इज इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर हो जाएगा 576 पर प्लस 49 जो कि हो जाएगा 625। ये हो जाएगा OQ की वैल्यू कितनी आई 25। ये कितना आ रहा आपका 25। और सपोज करो कि 25 होता है 7 होता तो भाई यहां पर रूट में वैल्यू हो जाती, ठीक है। 625 प्लस 49 आप करते, 625 प्लस 49 करते तो कितना आता। 625 में आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया 40, तो ये आ गया आपका 665 और 9 ऐड कर दिया तो वो आ गया आपका 674। तो रूट ओवर 674 आ जाता आपके पास, ठीक है। डायरेक्टली 50 ऐड करके एक माइनस कर देते तो भी आ जाता, इतनी मेहनत नहीं करनी थी। तो अगर रूट 674 भी आंसर लिख दोगे तो कोई गलती नहीं भैया, आ जाएगा वो भी। बट मेरे ख्याल से यहां पर ये 24 होगा और यहां पर 25 शुद्ध सैगा आ रहा होगा। क्लियर है क्वेश्चन, इजी है। आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब यहां पर कुछ जरा से फिल इन द ब्लैंक्स भी आ गए हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी है आपके लिए और जो बाकी सारी रिफ्रेशर्स बुक होती है उसमें भी है। हम देख लेते हैं यहां पर क्या बोल रहा है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड, 1000 बार बोल चुका हूं ये तो आप लोगों के लिए मैंने। टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है, वो पॉइंट जहां से टेंजेंट सर्कल को टच करती है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अ सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो आप देखो भैया ये सर्कल है, एक टेंजेंट ये जा रही है, दूसरी टेंजेंट कहां से जाएगी, इसके सामने से। तो भैया एक टेंजेंट अगर ये है तो इसकी पैरेलल टेंजेंट एक और होगी, मतलब 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। ऐसे जो पेयर्स हैं ये इनफाइनाइट हो सकते हैं। एक भैया यहां से ही बन जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे पेयर, वो टेंजेंट बना लेना एक जगह कट करता हुआ, ठीक है। तो ऐसे पेयर्स जो है वो इनफाइनाइट बन सकते हैं, पेयर्स इनफाइनाइट बन सकते हैं, लेकिन एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है एक टाइम पर। क्लियर है, वो भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर होती हैं। ये डायमीटर का जो ऑपोजिट 2 एंड्स होते हैं वहां पर बनती हैं टेंजेंट्स, ठीक है। आप देख भी सकते हो भैया, यहां पर भी परपेंडिकुलर होगा रेडियस, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों का 90 90 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री है, लाइंस पैरेलल होंगी। क्लियर है। तो यहां पर कितनी हो सकती हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने पॉइंट पर टेंजेंट जो है इंटरसेक्ट करती है, तो वो करती है सिर्फ एक ही पॉइंट पर। इंटरसेक्ट भी क्या, टच करके जाती है, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ, बताओ, बताया हुआ है मैंने सब कुछ। एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है वो कहलाती है सीकेंट, ठीक है। The angle between tangents at a point on a circle and the radius through the point is, भैया रेडियस और टेंजेंट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो सबको पता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। बात क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर आपको। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होते हैं, आगे चलते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, अरे यार ये भी कोई पूछने वाली बात है। सोता 8 बना दो, सोता 8 समझते हो, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है किसी भी एक सर्कल में। भैया यहां पर सर्कल के सर्कमफ्रेंस के हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट बन सकती है, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकती हैं। क्लियर है। चलो, अब यहां पर थ्योरम नंबर 3 आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको थोड़ा सा देखो, समझो अच्छे से क्या बोल रही है। द लेंथ्स ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहां पर यह बताना है कि अगर किसी एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाते हो आप किसी एक सर्कल पर, तो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है, मैं बताता हूं, आएगी ना समझ। यहां पर देखो भाई, यहां बनाता हूं मैं, ठीक है। यह है हमारा सर्कल, यार आम जैसा सर्कल बनता है मेरे से, ये है सर्कल। अब जैसा भी हो काम चलाओ,
ये एक पॉइंट है। अब एक पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स बन सकती है ना इस पर, ठीक है, एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स बन सकती हैं। तो यहां पर एक टेंजेंट बनाई है आपने, यहां पर टच करके जा रही है, और एक और टेंजेंट बनाई है आपने। अबे क्या हुआ, ये यहां पर टच करके जा रही है। क्लियर है? यहां सेंटर बना दिया आपने, ये O लिख दो, ये P लिख दो, ये T लिख दो, ये Q लिख दो। ठीक है, जहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं वो T और Q है। हमें क्या प्रूव करना, तो हमें प्रूव करना है लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब जो टू प्रूफ की चीज है वो PT इज इक्वल टू PQ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि PT जो होगा वो किसके इक्वल होगा, PQ के। क्लियर है बात? तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। तो सबसे पहले तो भैया गिवन चीजें लिख लो, PT एंड PQ आर टेंजेंट्स to a circle with center O। सेम पॉइंट से 2 टेंजेंट्स है सेंटर O वाले सर्कल पर। ठीक है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव में क्या लिखोगे भैया, तो टू प्रूव में लिखोगे PT इक्वल्स टू PQ आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, PT जो है वो PQ के इक्वल, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे जॉइन OT OQ एंड OP। आप क्या बोलोगे, इन सब को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो आप बोल रहे हो जॉइन OT OQ एंड OP। मतलब T Q और P को O से क्या कर दिया आपने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या बोला, मतलब ज्वाइन O एंड T, O एंड Q, O एंड P। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे आपके पास प्रूफ्स क्या हैं, थोड़ा सा यहां पर लिख लेते हैं प्रूफ्स क्या हैं आपके पास। भाई OT और OQ जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे भाई PQ और PT पर। क्यों होंगे परपेंडिकुलर, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो आप बोलोगे OT परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ परपेंडिकुलर टू PQ। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं मैं। अब भैया आओ, 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से, OTP एंड OQP। OTP वन टाइम पासवर्ड, क्या एकदम मस्त ट्राइंगल बना है अपना। तो यहां पर आप बोलते हो इन ट्राइंगल OTP एंड ट्राइंगल OQP। ट्राइंगल OTP और ट्राइंगल OQP में आपको प्रूव करना है PT और PQ इक्वल है। तो थोड़ा सा 9th से हम यहां पर शिक्षा ले लेते हैं सॉरी भैया, वहां पर हमने कॉन्ग्रुएंसी से बहुत सारी चीजों को इक्वल प्रूव किया हुआ है। याद है कि नहीं याद है, CPCT लगता था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और चीजें इक्वल हो जाती थी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कर सकते हैं क्या यार, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं, तो आप बोलोगे OT जो है वो OQ के इक्वल है। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। देन OP जो है वो क्या है, कॉमन है। देन 2 एंगल 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यार, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड अ साइड इक्वल है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हाइपोटेनस साइड, ये यहां पर लग रही है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप लिखोगे कि भाई OT इज इक्वल्स टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम ट्राइंगल, सॉरी सेम सर्कल। ट्राइंगल का कौन सा रेडियस होता है देन OP इक्वल्स टू OP
कॉमन, देन एंगल OTP इज इक्वल्स टू एंगल OQP 90 डिग्री ईच। दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। तो ये भैया कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अब एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस, जो कॉमन है भैया वो हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला आपको दिख रहा है। तो राइट एंगल और हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो आप बोलोगे देयरफॉर ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQP ओहो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्या ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो भाई यहां पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो आप बोलोगे देयरफॉर PT इक्वल्स टू PQ बाय CP/CT। यही चीज बोली थी हमसे कि PT जो है वो क्या है? PQ के इक्वल हो जाएगा। कैसे? CP/CT से। बात क्लियर है? तो हमें यहां पर प्रूव कर दिया भाई कि भाई यहां पर अगर किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो किसी एक ही सर्कल पर, तो उनकी लेंथ जो होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। क्लियर है? यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसको लिखना तो लिख लो जल्दी से पॉज करके, जो करना जल्दी से करो, क्योंकि इसके बाद की जो थ्योरम है ना वो इसी का एक्सटेंशन है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे और चीजें सेम हो जाएंगी। कैसे देखना है? चलो देखते हैं। यहां पर बोल रहा है If two tangents are drawn to a circle from an external point, एक external point से दो tangents draw कर रहे हैं, वही वाला सेम डायग्राम जो से पहले बनाया था, they subtend equal angle at the center, मतलब वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। मतलब कि हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है? एंड दे आर इक्वल इंक्लाइन टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। मतलब कि ये जो सेगमेंट है PO, इनसे ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड होंगे। मतलब एंगल TPO और एंगल QPO इक्वल है, ये प्रूव करना है। एंगल TOP और एंगल QOP इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? आप सीधे लिखोगे एंगल TPO इज इक्वल्स टू एंगल QPO, एंगल TOP इज इक्वल्स टू एंगल QOP, और दोनों को लिख दोगे CP/CT। कहानी खत्म। नहीं, ये नहीं करना है कि इसमें सिर्फ इतना लिखकर आ जाओ, ये नहीं, यहां पर आपको ये पूरा प्रूव करना पड़ेगा। हमने इन दोनों ट्रायंगल को जब क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो इसके हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है? तो आप बोलोगे नहीं है दिक्कत। तो हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो भाई यहां पर एंगल TPO और QPO भी तो इन ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी इक्वल होंगे। और एंगल TOP और एंगल QOP भी तो इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, वो भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, इनके CP/CT से सारे पार्ट्स इक्वल हो गए। तो ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंड देन यूजिंग CP/CT आपको ये दोनों को इक्वल प्रूव कर देना है। बात समझ में आ रही है? बट मैं हाईली ये चीज रिकमेंड करूंगा कि इसको आप लोग फिर से खुद से कर लो एक बार। इससे पहले जो आपने लिखा वो तो मेरा देखकर आपने कर लिया, अब एक बार खुद से शुरुआत से सब कुछ आप करो और यहां पर CP/CT से ये प्रूव करके बताओ। ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना आपसे बना के नहीं बना है क्वेश्चन। ठीक है? चलो, अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब इन्हीं जो थ्योरम्स हैं इनके एप्लीकेशंस होंगे यहां पर। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट P इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, the length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter, find the radius of the circle। यार ये तो वैसे ही वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस वाले में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कर लेते हैं। सर्कल है, a point P is 13 centimeter from the center of the circle। चलो, यहां पर पॉइंट P है जो कि 13 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ द सर्कल से। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है, एक टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है और इसका नाम मैं P, इसका नाम नहीं दिया हुआ है ना, इसको T बोल देता हूं। इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है, इस टेंजेंट की लेंथ दी हुई है सर्कल P पॉइंट से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो लेंथ है कितनी है? 12 सेंटीमीटर।
आपसे बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये निकालना है यार, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेम क्वेश्चन है यार ये भी। कैसे? यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, परपेंडिकुलर है, आप जानते हो ओपी स्क्वायर जो है वो ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर के बराबर होगा। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है ओपी, तो इसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो आपने बोला ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, आपको चाहिए किसकी लेंथ है? आपको चाहिए लेंथ ओटी की, ठीक है, ओटी की लेंथ। तो ओटी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हो जाएगा ओपी स्क्वायर माइनस पीटी स्क्वायर। ओपी कितना है? 13 सेंटीमीटर। पीटी कितना है? 12 सेंटीमीटर। 169 माइनस 144, अरे मिट जा रे भाई। तो ओटी कितना हो जाएगा? ओटी स्क्वायर लिख दो 25, ओटी हो जाएगा 5। 5, 12, 13 का भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, सब जानते हैं इस बात को। आप बिना सॉल्व किए भी आंसर बता चुके होंगे, आई होप। 5 इसका आंसर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब तो क्या बोल रहा है आपसे? सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी at P and touching AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equals to half perimeter of triangle ABC. Oh ho. Circle is touching side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC at Q and R. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक हम बनाते हैं ट्राइंगल। ABC। अब इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सर्कल जो है अलग अलग साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर टच कर रहा है। बीसी को पी पर कर रहा है, बीसी को पॉइंट पी पर कर रहा है टच, ठीक है। AB को Q पर और AC को R पर, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि AQ जो होगा, AQ कहां है? Touching AB and AC produced at Q and R. AB and AC, ओके मेरी गलती हो गई यार, सो सॉरी। ये सर्कमस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड बोला ही नहीं है इसको। AB AC प्रोड्यूस्ड एट Q and R तो मैं सोच ही नहीं पाया, पढ़ ही नहीं पाया। तो ये कुछ ऐसा ट्राइंगल है, मेरी गलती, मेरी गलती। A है, B है, C है, इसको आगे निकाला, इसको आगे निकाला। तो हमको बोला गया है कि AB को प्रोड्यूस किया गया है, AB को प्रोड्यूस किया गया है आगे, ठीक है, एंड AC को भी प्रोड्यूस किया गया है आगे। और जो सर्कल है वो कुछ ऐसा बन रहा है। सर्कल को अपन दूसरी इंक से बनाते हैं। भारी गंदा सर्कल बना है, लेकिन बनेगा ऐसे ही भाई कुछ, ठीक है। तो यहां पर क्या है? AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है, और AB को जब प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस्ड वर्ड पे मैंने ध्यान नहीं दिया, माफी चाहता हूं उसके लिए। तो प्रोड्यूस्ड को वो टच कर रहा है Q पर, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये है Q, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये है R, ठीक है। और BC साइड को वो टच कर रहा है P पर, बी साइड को टच कर रहा है P पर। इन जनरल ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो आपको डायग्राम बना कर देते हैं, बट मैं यहां पर खास तौर पर बोलता हूं बिना डायग्राम के ही सारे क्वेश्चंस देना, ताकि मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन बना कर सकूं, आपके सामने दिखा सकूं कैसे इमेजिन करना है, कैसे सारी चीजों को करना है, ठीक है। नहीं भी आएगा डायग्राम तो भी हम कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हमको बोला गया एक ट्राइंगल है ABC, एक सर्कल है जो AB और AC को जब प्रोड्यूस कर रहे हो तो Q और R पे टच कर रहा है, और BC जो साइड है उसको P पर टच कर रहा है। अब हमें बताना है कि AQ जो होगा, AQ साइड है, टू प्रूव लिख दो भैया। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। चलो, गिवन तो ऐसा कुछ खास है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख लेता हूं मैं। ABC इज अ ट्राइंगल circle touches BC at P and AB and AC
प्रोड्यूस्ड एट क्यू एंड आर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव क्या है, ए क्यू की लेंथ जो है ये भैया ए से लेके क्यू तक जो है वो क्या है, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर मैं बोलूंगा कि ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता तो आप बता पाओगे, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता तो आप बोलोगे हाँ भैया ट्राइंगल का पेरीमीटर पता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, सारे साइड्स को ऐड कर दो आंसर आ जाता है। तो आप यहां पर बोलते हो, प्रूफ पे आ जाते हो, सीधे बोलते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड्स का सम। ठीक है, अब यहां पर आपको यह प्रूव करना है कि ए क्यू जो है, पूरा ए क्यू, इसकी जो वैल्यू है वो इसके आधे पेरीमीटर के बराबर है। तो यहां पर इस पेरीमीटर को मैं लिख सकता हूं P, इसको मैं P बोल देता हूं। ठीक है, P इज इक्वल्स टू मैं लिखता हूं ए बी प्लस बी सी जो है उसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं मैं, बी पी प्लस पी सी तोड़ सकता हूं, आप बोलोगे हां, प्लस ए सी लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। अब मैं यहां पर जानता हूं कि बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है। अब आप बोलोगे कैसे जानते हो सर, मैं भैया यहां पर बोलता हूं कि बी एक पॉइंट है एक्सटर्नल, वहां से दो टेंजेंट्स आ रही हैं बीपी और बीक्यू, तो जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती है तो उनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है, अभी प्रूव किया है आपने। तो आप बोलोगे बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू एंड CP is equals to CR. Tangents from an external point टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जब भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट्स आती है तो उनकी लेंथ जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो आपने बीपी को बीक्यू के इक्वल बोला और सीपी को सीआर के इक्वल बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर, सीपी सीआर के इक्वल है। ठीक है, अब यहां पर हमें देखना है कि ए क्यू जो है वो आधे पेरीमीटर के बराबर कैसे होगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले तो ऐड कर लेता हूं पेज और लिखता हूं ए क्यू जो है वो किसके इक्वल है, तो ए क्यू है ए बी प्लस बीपी के बीक्यू के इक्वल। ठीक है, ए क्यू क्या है, ए बी प्लस बीक्यू के इक्वल है। ठीक है, और ए क्यू को हमें बताना है कि हाफ पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, अब यहां पर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है आपको इसी इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज करना है। तो यहां पर आपको देखना भैया कि P जो है वो कितना है, ए बी प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस एसी। ठीक है, P था आपके पास कितना, ए बी प्लस बीपी प्लस पीसी प्लस एसी, और आपको मालूम है यहां पर AC जो है वो कितना है, AC जो है वो AC प्लस CR के इक्वल है। ठीक है, AB जो है वो क्या है, AB प्लस BQ के इक्वल है, और हमें पता है कि BQ BP के इक्वल है और CR जो है वो किसके इक्वल है, वो CP के इक्वल है यहां पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है भाई, तो यहां से AQ और AR भी तो इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहां पर AQ जो होगा वो AR के इक्वल होगा। क्लियर है बात, क्यों इक्वल होगा ये पूछ रहे हो क्या, अरे ए एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रही, तो AQ और AR भी तो टेंजेंट है, सैगी है ना, उसके पार्ट्स है ना BQ और BP, तो वो भी इक्वल हैं। ठीक है, तो AQ और AR इक्वल हैं, तो आप यहां से बोलोगे AQ प्लस BQ, सॉरी AQ कितना है, AB प्लस BQ, AB प्लस BQ इज इक्वल्स टू AC प्लस CR है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं भाई BQ जो है वो BP के इक्वल है, CR जो है वो CP के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं AB प्लस BP इज इक्वल्स टू
AC प्लस CP, बोल सकते हैं ना, AB प्लस BP इज इक्वल्स टू AC प्लस CP, इक्वल हो जाएंगे। आगे देखते हैं, कुछ लिखा है अपन ने ऐसा, AB प्लस BP इज इक्वल्स टू AC प्लस CP, PC को CP बोल सकते हो ना आप। तो यहां पर भाई आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों चीजें ही लिखी हुई हैं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं P इज इक्वल्स टू AB प्लस BP प्लस AC प्लस CP, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। AC प्लस CP ही मेरा AC प्लस CR था जो कि AR के बराबर था, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल दूं इसको, और कोई इक्वेशन तो बनाई नहीं मैंने। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिखता हूं AB प्लस BP को लिखता हूं कितना, AQ, बिकॉज भाई AB प्लस BP ही मेरा AB प्लस BQ है और AB प्लस BQ ही मेरा AQ है, ठीक है। और AC प्लस CP को मैं कितना लिखता हूं, AC प्लस CP को AR पूरा। बट आई नो दैट ये P के इक्वल है ना, बट AQ इज इक्वल्स टू AR है, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसको हटाओ, हाँ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वल होते हैं भाई साइड्स, इक्वल होते हैं वो टेंजेंट्स, ठीक है। तो AQ और AR अगर इक्वल है तो P जो है पेरीमीटर, वो मैं लिख सकता हूं AQ प्लस AQ, यानी कि 2AQ जो है वो P के इक्वल है। AQ कितना हो गया, 1/2 P के इक्वल हो गया। क्लियर है बात, AQ किसके इक्वल हो गया, हाफ पेरीमीटर के इक्वल हो गया। चलो देखते हैं शुरुआत से क्या क्या किया अपन ने। आपको यहां पर बोला गया था भाई एक ट्राइंगल है ABC, AB को एक्सटेंड किया Q तक, AC को एक्सटेंड किया R तक, एक सर्कल बनाया अपन ने जो AB को एक्सटेंडेड Q तक पे टच कर रहा है, Q पे, और AC एक्सटेंडेड R पर टच कर रहा है और BC को P पर टच कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि AQ जो होगा वो इस पूरे ट्राइंगल के हाफ के इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपने बोला क्या क्या हमें पता है, तो ये सारी चीजें आपने लिखी सबसे पहले। तो उसके बाद बोला कि आपको प्रूव क्या करना है, AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC जो होता है वो AB प्लस BC प्लस AC के इक्वल होता है। क्यों भैया, सारे साइड्स का सम होता है AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब इस BC को मैंने BP प्लस PC बोल दिया, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा देखा हमारे पास है क्या क्या चीजें, तो मुझे देखा कि A एक पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट्स आ रही हैं AQ और AR, तो AQ और AR इक्वल हो जाएंगी। AQ को मैंने लिखा AB प्लस BQ, AR को मैंने लिखा AC प्लस CR। बट मुझे पता है कि BP और BQ इक्वल होंगे क्योंकि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वहां से दो टेंजेंट से BP और BQ उनका साइड उनका लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली CP और CR इक्वल होंगे, तो यहां पर BQ की जगह BP रखा, CR की जगह CP रखा। और ये दोनों जो चीजें हैं मेरी, मुझे यहां पर भी दिख रही हैं, AB प्लस BP और CP, PC बोलो या CP बोलो एक ही बात है, प्लस AC। यही मेरा पूरा क्या हो गया, AQ हो गया, यही मेरा पूरा क्या हो गया, AR हो गया। और AQ और AR इक्वल हैं, तो दोनों को ऐड करके 2AQ लिख दिया, 2AQ हो गया P के इक्वल, तो P हो गया हाफ AQ के इक्वल। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर? बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक बार पूरा क्वेश्चन लिखो, सब कुछ अच्छे से लिखो, यहां पर नोट करते जाओ, इसको नोट कर लो, बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ो इसको। सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको जल्दी से खुद से ट्राई करके देखो। तो क्या बोलती पब्लिक, बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन, जल्दी बताओ यार। बनना चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने आओ आप, तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं बनाता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल इसके चारों साइड्स को टच कर रहा है। इसकी ऐसी की तैसी सर्कल की ढंग से बन क्यों नहीं रहा है, ये वापस से बनेगा। चारों साइड्स को टच कर रहा है सर्कल, क्यों लग रहा है कि नहीं सर्कल सही बढ़िया बना है?
अपनी पब्लिक रखो ताकि अपनी तारीफ करे, चीजें अच्छी करो या खराब करो, अपनी पब्लिक हमेशा तारीफ करेगी। ठीक है, चलो ये सर्कल है, यहाँ पे 4 साइड्स हैं जिनके जो क्वाड्रिलेटरल उसके पॉइंट्स हैं ABCD। सर्कल चारों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, अब इन चारों के ना हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे बोलो? इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूं? PQRS दे दूं? चलो दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर PQRS 4 पॉइंट्स हैं। तो अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर क्वेश्चन के बीच में पवन जी का आना जरूरी है, तो वो आंसर भी देंगे। पवन बेटा बताओ, AS और AP टेंजेंट है कि नहीं है? क्या बात है बोल रहे हैं। तो AS और AP की लेंथ कैसी होगी? इक्वल। लड़का पढ़ता है बिल्कुल। देखो एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट्स अगर एक ही सर्कल को टच कर रही है तो उनकी लेंथ कैसी होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो अपने इंजीनियर पवन को भी ये बात पता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको ये प्रूव करना है कि AB प्लस CD जो होगा वो BC प्लस DA के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं। तो भैया AP जो है वो AS के इक्वल है, तो लिख दो ये चीज। ठीक है, गिवन टू प्रूव लिखूं वैसे आप लोगों को मैं पूरा क्वेश्चन जो भी है वैसे सॉल्व करवा रहा हूं कि गिवन टू प्रूव सारी चीजें लिख रहे हैं अपन, तो लिख लेते हैं इसमें भी। ठीक है, तो गिवन क्या है सबसे पहले तो लिख लो भाई, ABCD is a quadrilateral and a circle touches all its sides। अभी ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से सारे साइड्स को टच नहीं कर सकता। ठीक है, हमने क्या किया भाई, सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, टू प्रूव क्या है अपन को? टू प्रूव है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। ये बात क्लियर है आपको? ये AB प्लस CD दोनों ऑपोजिट साइड का सम इज इक्वल्स टू BC प्लस DA, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो अब यहां पर हमारे पास प्रूफ क्या क्या है? सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं ना, यहां पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। हालांकि कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हो आप कोई भी, लेकिन आपने यहां पर 4 पॉइंट्स का नाम दिया है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो भैया? नेम द पॉइंट्स PQRS रिस्पेक्टिवली, नहीं आप यहां पे क्या बोलोगे? नेम द पॉइंट्स PQRS where the circle touches sides AB, BC, CD and DA respectively। मतलब AB वाले का नाम P, BC वाले का नाम Q और CD वाले का नाम R और DA वाले का नाम S। जहां जहां पर ऐसे टच कर रहे हैं भैया उनका हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रूफ की। तो हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ क्या है हमारे पास कि भैया हम AB प्लस CD इक्वल्स टू BC प्लस DA कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो सबसे पहली चीज जो हम जानते हैं यहां पर AP होगा AS के इक्वल। क्यों? A एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से 2 टेंजेंट्स आ रही हैं AP और AS। दिख रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो? वैसा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो फिर अलग तरीके से इमेजिन करवाएं। वैसे इसका कोई अलग तरीका ऐसा होगा नहीं तो कर लेना इमेजिन। ठीक है, चलो तो AP इज इक्वल्स टू AS होगा, सबसे पहले लिख दो। ठीक है, क्यों होगा भाई ये? क्यों होगा? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो आप यहां पर बोल दो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अब AP इक्वल्स टू AS है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर ध्यान ऐसा देना कि AP को AB बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या क्या है? AB और CD है। राइट हैंड साइड पर क्या है? BC और DA है। आप हमेशा याद रखना, ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, जो कि एक सर्कल को क्या कर रहा है? सराउंड कर रहा है, और वहां पर कुछ ऐसे साइड्स का जो सम है वो इक्वल प्रूफ करना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि भैया
अगर लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी और सी डी बन रहा है तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर उन्हीं आप टेंजेंट्स का नाम लेकर चलना जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड्स को फॉर्म करवा पाए। मतलब क्या, जब ऐड करें हम इन सारी इक्वेशंस को तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी सारी चीजें ऐड हों वो हमारा ए बी प्लस सी डी बना दे, और राइट हैंड साइड पर जितनी भी सारी चीजें ऐड हों वो हमारे बी सी और डी ए बना दे। ठीक है, वैसे तो आप कैसा भी लिख लो, लास्ट में जाकर प्लस माइनस करोगे तो आ जाएगा, बट वहां पर ना दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप ये सोचकर चलो पहले से कि यार लेफ्ट हैंड साइड पर ए बी बनाना है और ए बी में मेरे को एपी के साथ पीबी को ऐड करना पड़ेगा, तो हम जो दो टेंजेंट्स लेंगे वो एपी और पीबी ही लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही आती जाएंगी। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहले एपी लिया आपने, उसके बाद बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, बीपी और बी क्यू, दिख रहा है साफ साफ। तो अब यहां पर आप देखते हो कि एपी में बीपी ऐड करूंगा तो एबी बनेगा, तो भाई यहां पर एबी बनाना है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहां पर जो इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक है, तो यहां लिखते हो आप बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, यहां पर सेम कंडीशन के साथ इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पर दूसरा साइड कौन सी चाहिए, सी डी चाहिए, सी डी। हम सी पॉइंट पर आते हैं, तो सी पॉइंट पर आपको दिख रहा है दो टेंजेंट्स आ रही, सी आर और सी क्यू। सी डी के लिए कौन सी साइड है, सी आर है, तो यहां पर लिखोगे सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, सेम चीज इक्वेशन 3, एंड देन आर डी या डी आर इक्वल्स टू डी एस। यहां पर डी पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही है, डी आर और डी एस। ठीक है, सेम कंडीशन। अब क्या करना है, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, और तो कोई टेंजेंट नहीं दिख रही है आपको, तो क्या करना है, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो। तो कर दो भैया जल्दी से ऐड, आप बोलते हो एडिंग ऑल द इक्वेशंस। चारों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। एपी प्लस बीपी क्या बना लेगा, ए बी। सी आर प्लस डी आर क्या बना लेगा, सी डी। हमने डायरेक्टली सोच के ही वैसे किया था, तो यहां बन गया भैया ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू, लास्ट में क्या बना है, ए एस प्लस बी क्यू। ए एस प्लस बी क्यू, ये तो कुछ नहीं बना रहा है, बट हमें दिख रहा है ए एस के साथ डी एस भी तो है इधर, ये रहा ए एस और ये रहा डी एस, तो ए एस प्लस डी एस क्या बना लेगा, वो बना लेगा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बना लेगा, तो बना लेगा बी सी। बी सी प्लस डी, बात वही है, हो गया प्रूफ। जो चीजें हमें प्रूफ करने को बोली थी कर दी हमने 2 मिनट में। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आया है तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करोगे, कभी कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस कर रहा हूं ये बात मैं। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे देखते साथ सॉल्व कर दोगे, जबकि कई सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट डाउन करो, इसको स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है, और भी अच्छा होगा अगर आप खुद से कर लो सॉल्व, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्या बोल रहा है, इफ अ हेक्सागन ABCDEF circumscribes a circle, prove that AB plus CD plus EF is equals to BC plus DE plus FA। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये भी, एग्जैक्टली सेम, बस यहां पर क्वाड्रिलेटरल की जगह क्या है, हेक्सागन दे दिया गया है। तो बना लेते हैं यार, ये बनेगा बड़े मुश्किल से यार, एक तो मेरे ड्राइंग खराब है, ऊपर से हेक्सागन के अंदर सर्कल बनवा रहे हैं यार, ये मैं बना ही नहीं पाता हूं कभी। अब जैसा भी बनेगा सर्कल मान लेना आप लोग, ठीक है, मानोगे नहीं मानोगे बताओ। अब देखो बेटा सर्कल कैसा बनेगा, बनेगा अभी। हाँ बड़ी मुश्किल से, कितना अच्छा डायग्राम बन रहा है, बनाएगी ना, सर्कल है, ये है,
अपनी पब्लिक बैठी हुई सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सर्कल कैसा लगा आप लोगों को। चलो अब ये सर्कल है, ये हेक्सागन का नाम है ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। क्यों पवन जी भी आगे बताने के लिए, पवन सर्कल है कि नहीं है, दिख रहा है जोरदार, मजाक उड़ा रहा है मेरा बेटा। कमेंट सेक्शन पर कमेंट हो जाए पवन भैया हाय हाय, मेरा मजाक उड़ाया इसने, बोल रहा सर्कल अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि कितना शानदार जान पे खेल के सर्कल बनाया ये मैंने अपना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में पवन भैया हाय हाय प्लीज, आप लोग मेरी टीम में हो ना। चलो तो अब हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ई प्लस एफ ए, ठीक है। यहां पर जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है उनका नाम मैं दे देता हूं कुछ ना कुछ, तो ये हो जाता है P, ये हो जाता है Q, ये हो जाता है R, ये हो जाता है S, ये हो जाता है T, ये हो जाता है U, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, देखो भैया लेफ्ट हैंड साइड पर है ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ, तो ए बी की सारी चीजों को आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, सी डी की सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, और ई एफ की सारी चीजों पर को लेफ्ट हैंड साइड पर रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पर जाने दो, ऑटोमेटिकली सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं भाई, डायरेक्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं, आप लोग समझ चुके हो इसलिए, ठीक है। ए बी की सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है, ए एक पॉइंट है, ए पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही है, एक एपी है एक एयू है, तो मैं लिखता हूं एपी इज इक्वल्स टू एयू, एक्सटर्नल पॉइंट से जो भाई हमारी टेंजेंट होती है उनकी लेंथ सेम होती है, वही चीज है, इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। इसको बोलता हूं इक्वेशन 1। ए बी की चीज को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखना है, तो बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू लिख देता हूं मैं, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। इसके बाद किसको रखना है लेफ्ट हैंड साइड पर, सी डी के चीजों को, तो सी जो पॉइंट है वहां से दो यहां पर आ रही है भैया, सी आर और सी क्यू, दो टेंजेंट्स हैं, बट सी आर जो है वो सी डी में कंट्रीब्यूट कर रही, सी क्यू नहीं कर रहा, तो सी क्यू को राइट हैंड साइड पर, सी आर को लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आप लिखते हो यहां पर सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, इक्वेशन 3। इसके बाद डी पॉइंट पर आओ, तो डी आर वाला जो है वो सी डी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर और डी एस को राइट हैंड साइड पर, तो आप लिखोगे डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, इक्वेशन 4। अब यहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सी चाहिए भैया, ई एफ, तो ई एफ पर आते हैं, ई पॉइंट पर, ई एफ में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ई टी कर रहा है, तो ई टी को पहले लिखोगे, ई टी किसके इक्वल है, ई एस के, तो ई टी इक्वल्स टू ई एस। और अब एफ पॉइंट पर आ जाओ, तो एफ में ई एफ में कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एफ टी कर रहा है, तो एफ टी इज इक्वल्स टू एफ यू। इक्वेशन नंबर 6। कुछ और पॉइंट ले लेना था वैसे मुझे शायद, पर ठीक है चलो। तो अब आप 1 2 3 4 5 6 सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। सारी इक्वेशंस को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएंगे, तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर प्लस ई टी प्लस एफ टी इज इक्वल्स टू ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ई एस, ए यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस प्लस ई एस प्लस एफ यू, ठीक है। अब यहां पर देखो सिर्फ जो लास्ट वाले होते हैं ना, पहले और आखिरी, वो थोड़ा सा पेयर दूर दूर का बन रहा होता है, बाकी बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी बना रहा है, डीएस प्लस ई एस, डीएस प्लस ई एस डीई बना रहा है, ठीक है। आपके पास बस ए एफ वाला जो साइड है वो बचा हुआ है, तो वो ए यू और ये एफ यू जो है वो मिलकर बना रहे हैं, तो आप यहां पर ए यू को यहां लिख देना इसके बाजू में चाहो तो, या फिर डायरेक्टली भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, एपी प्लस बीपी कितना बन रहा है, ए बी प्लस सी डी सी आर प्लस डी आर प्लस ई टी प्लस एफ टी, ये लिखकर दिखा देना अलग से ना, ए पी प्लस बी पी ए बी है, सी आर प्लस डी आर सी डी है, ई टी प्लस एफ टी ई एफ है, इज इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी प्लस ई डी प्लस ए एफ, ये प्रूव करना है।
ईडी को डी लिख लो, एफ ए एफ को एफ ए लिख लो, बात तो सेम ही है। प्रूव्ड। तो बात क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? समझ में आई चीज? चले आगे, चलो। तो अब क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना इसको अच्छे से। दो टेंजेंट्स है टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओपीक्यू। दो टेंजेंट्स है टीपी एंड टीक्यू जो कि ड्रॉ कर रहे हैं अपन किसी सर्कल पर। तो बना लेते हैं, यहां पर ये सर्कल है, ये टेंजेंट्स हैं, टीपी और टीक्यू। सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि भैया एंगल पीटीक्यू जो है वो 2 एंगल ओपीक्यू के इक्वल है। तो पीटीक्यू कौन सा एंगल है? पीटीक्यू ये वाला एंगल है, ठीक है। और ओपीक्यू कौन सा एंगल है? तो ओपीक्यू कुछ ऐसा बन रहा है, ओपीक्यू। ओपीक्यू को y बोल दूं और पीटीक्यू को x बोल दूं। सबसे पहले तो मैं बोलता हूं भैया लेट एंगल पीटीक्यू इज इक्वल्स टू x एंड एंगल ओपीक्यू इज इक्वल्स टू y। अब मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यार इक्वेशन में ना बार बार एंगल दिस एंगल दैट लिखना ना मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं एंगल से कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है। चलो अब हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखते हो टू प्रूव क्या है, हालांकि टू प्रूव पहले लिखना और लेट वाला जो है वो अपने प्रूफ वाले केस में लिखना, बट ठीक है कैसा भी लिख लो। टू प्रूव क्या है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओपी क्यू, ठीक है। गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है? टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। प्रूफ क्या है हमारे पास? तो चलो देखते हैं। देखो अब जब भी किसी एंगल में आपको कुछ चीज प्रूव करनी होती है ना, तो बेसिकली हमें इन दोनों एंगल में रिलेशन बताना है। तो उसको रिलेशन बताना है हमें, तो हमें कहीं ना कहीं से ये देखना पड़ेगा कि भैया ये रिलेट हो कैसे रहे हैं, कहां से मैं इस एंगल का रिलेशन इसके साथ बता सकता हूं। वो थोड़ी सी आपको जो पाथ है वो सोचनी पड़ेगी, कैसे पहुंचेंगे वहां तक, ठीक है। तो आप यहां पर देखते हो पी टी क्यू जो है वो भैया टेंजेंट जो एंगल बन रहा है जो जिससे इंक्लाइंड है वो है, और ओपी क्यू जो है वो बाहर का एंगल है, मतलब एक्सटर्नल एंगल भी नहीं है लेकिन ट्रायंगल में नहीं आ रहा। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी क्यू टी में। तो इनको रिलेट कैसे करवाएं? मैं जानता हूं कि टीपी और टीक्यू की लेंथ कैसी है? सेम है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं यहां पर टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू। क्यों भैया? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। टीपी और टीक्यू की लेंथ कैसी है? इक्वल है। अब अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल है तो जो ट्रायंगल टीपी क्यू है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल टीपी क्यू टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, ये पता है आपको। और अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स कैसे होते हैं? ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे हो जाते हैं? बच्चे को पता है ये बात कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स कैसे हो जाएंगे? बताइए पवन जी। दो साइड्स अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल में तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं? सेम, इक्वल। पूछने का तरीका कितना सही है मेरा कि सामने वाला सही ही आंसर देगा, ठीक है। पवन भैया हाय हाय लिखना मत भूलना। टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, ठीक है। तो इसके सामने वाले जो एंगल है एंगल टी पी क्यू एंड एंगल टी क्यू पी, देयरफॉर एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। इसका नाम कुछ और दे दूं, एंगल जेड दे दूं, कौन बार बार लिखेगा? ठीक है, ठीक है। लेट आप बोलते हो एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू जेड, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने जेड बोल दिया, ये जेड है और ये भी जेड है।
अब हम जानते हैं कि कभी भी जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है ओपी जो होगा वो पीटी पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। प्रूव किया हुआ है पूरी चीजें हमने। तो आप बोलोगे ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, एट को एट लिखोगे और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को पूरा लिखोगे। ये मैं लिख सकता हूं, मेरा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। ओपी परपेंडिकुलर टू पीटी। अब ओपी अगर पीटी से परपेंडिकुलर है तो आपको पता है देयरफॉर एंगल ओपीटी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओपीटी जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। यानी आप समझ गए z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर y इज इक्वल्स टू 90 माइनस जेड। y एंगल जो है, एंगल OPQ वाला जो एंगल है जो प्रूव करने में हमारे यूज हो रहा है, वो 90 माइनस जेड हो गया। मतलब अंदर वाले एंगल से उसका रिलेशन हमने निकाल लिया। अब आप समझ पा रहे हो कि x के साथ उसका रिलेशन कैसे बता पाओगे। तो अब आप बोलोगे इन ट्रायंगल TPQ जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x प्लस जेड 180, x प्लस 2z जो है वो हो जाएगा 180, ठीक है। अब x प्लस 2z अगर 180 है तो x को बोलोगे 180 माइनस 2z, बोलोगे कि नहीं। और अब आपको मौका मिल जाएगा x और y को रिलेट करने का, क्योंकि z और y में रिलेशन आपको पता है, ठीक है। आप बोलोगे z और y में क्या रिलेशन है, तो y जो होता है वो 90 माइनस z के इक्वल है। ओहो, ये गलती कर दी मैंने, z और y में रिलेशन लिखना था तो यहां पर यहां पर y इक्वल्स टू नहीं लिख के मैं लिखता z इज इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, क्योंकि भैया y की वैल्यू z की वैल्यू पुट करनी है ना इन टर्म्स ऑफ y। तो बात वही है, z प्लस y को 90 बोल रहे हो तो y 90 माइनस z हो जाएगा और z 90 माइनस y हो जाएगा। तो आपने z को लिखा 90 माइनस y। अब यहां पर z की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 90 माइनस y। तो आपने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 इंटू जेड की जगह 90 माइनस वाई, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 90 इज 180 माइनस 2 इंटू माइनस वाई हो जाएगा प्लस 2y। 180 से 180 कैंसिल, x की वैल्यू 2y तो y की वैल्यू कितनी हो गई, x अपॉन 2। प्रूफ क्या करना था भैया, अच्छा वही ऊपर वाले प्रूफ करना था, 2y वाले, x अपॉन 2 में लाओ ही मत। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2y। x कौन सा एंगल लिया है आपने, x है PTQ और y कौन सा एंगल है OPQ, पुट कर दो। तो एंगल PTQ जो है वो 2 एंगल OPQ के इक्वल हो गया और यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आई बात, अभी हो चुका है काम खत्म आपका। हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, अरे हैंस प्रूव्ड मतलब हुआ, बात सेम ही है। बहुत बुरा जोक था यार, ये कुछ ज्यादा आज नहीं कर रहे हैं पवन, ज्यादा मजाक उड़ा रहा है मेरा। और भी कुछ लिखना है आप पवन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। तो आपको बोला गया था एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ प्रूव करना है, जबकि TP और TQ क्या थे, टेंजेंट्स थे और O सेंटर था। तो आपने बोला ठीक है भैया कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने सारे थ्योरम्स यहां पर प्रूव करी हुई है। तो TP और TQ की लेंथ इक्वल होती है, आप जानते हैं, वहां पर एक ट्राइंगल बनाया हुआ था आपने, और एंगल OPQ को आपने y बोला था, एंगल PTQ को आपने x बोला था। तो इन दोनों की लेंथ सेम है तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ऑपोजिट एंगल्स। z प्लस वाई 90 डिग्री होता है, क्यों, क्योंकि भैया OP परपेंडिकुलर टू TP होगा, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से आपको z और y में रिलेशन मिल गया, z की वैल्यू होगी 90 माइनस वाई। आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 2z हो गया 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 माइनस 2z, वहां पर z की वैल्यू डाल दी 90 माइनस वाई, आंसर आ गया। कितना इजी लगा ना। अब हाँ, तो लिखता हूं तो मेहनत लगती तो ज्यादा टाइम लगता है, वरना तो है बहुत आसान। क्लियर करें, आगे बढ़े, चलो। तो भाई आप क्या बोल रहा है, शो दैट द टेंजेंट लाइंस एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, ओहो ये तो मैंने से बातों बातों में ही करवा दिया। अगर थोड़ा सा रिवर्स करके देखोगे ना तो ये क्वेश्चन वैसे ही ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं, बट फिर भी बता देता हूं आपको। आपसे बोल रहा है
कि अगर ये सर्कल है, ये डायामीटर है, ठीक है, डायमीटर का नाम दे देता हूं PQ। तो आपसे बोल रहा है अगर इसके एंड पॉइंट पर दो टेंजेंट्स आप खींच दो, P और Q पर टच करके जाने वाली दो टेंजेंट्स आप खींच दो, तो ये दोनों लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी, ये बताना है आपको। दो लाइंस कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। इसका नाम मैं दे देता हूं MN और इसका नाम मैं दे देता हूं PQ हो चुका है, क्या दे दूं? ST। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है? यहां पर आपको प्रूव करना है MN पैरेलल टू, ओ पैरेलल बोल के परपेंडिकुलर का निशान बना रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आ रही है? MN पैरेलल टू ST कैसे करोगे प्रूफ? बताओ जल्दी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बातों बातों में ये चीज बता दी थी, मुझे पता नहीं था आगे क्वेश्चन भी आने वाला है, मैंने बातों बातों में बता दी थी ये चीज। कैसे कर सकते हो? सोचो खुद। हमें पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, पता है कि नहीं पता है? पता है। तो यहां पर OP भी क्या होगा? रेडियस होगा। OQ भी क्या होगा? रेडियस होगा। तो OP परपेंडिकुलर टू MN बोल सकता हूं मैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दो। यहां पर आपने बोला प्रूफ OP परपेंडिकुलर टू MN। क्यों भैया? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट POC। सिमिलरली आप बोलोगे OQ भी परपेंडिकुलर है ST के, ठीक है, सेम कंडीशन, सेम जो अपने यहां पर रीजन है वो सेम रहेगा। अब OP अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आप यहां पर साफ साफ लिख सकते हो कि देयरफॉर एंगल OPM इक्वल्स टू एंगल OQT। कौन से एंगल्स बोल रहा हूं? ये OPM और OQT दिख रहे हैं। OPM और OQT अगर इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है, या फिर मैं इसको OPM और OQT ना बोलकर मैं पूरा पूरा बोलूं QPM इक्वल्स टू एंगल PQT। तो यहां पर आप बोलोगे क्यों क्यू इक्वल है? ये 90 डिग्री ईच, दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो साफ साफ दिख रहा है कि कौन से एंगल बन रहे हैं भैया? Z वाले एंगल्स, Z वाले एंगल। अच्छे से देख लो इसको, कौन से एंगल बन रहे हैं? ये Z वाले एंगल्स। Z वाले एंगल को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप बोलोगे देयरफॉर MN पैरेलल टू ST because alternate interior angles are equal। तो क्या बोला आपने? MN जो है वो ST के पैरेलल है बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं? इक्वल है। तो आई बात समझ? इजी क्वेश्चंस हैं। ये जो चैप्टर है ये भी बहुत आसान है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो करना है करो। आई होप आपको सबकी सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। यहां पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग जुड़े हुए स्टेप अप एकेडमी की तरफ से, मेरी तरफ से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं नए कॉन्सेप्ट और नया चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।